कि नए भारत की नई पीढ़ी के लिए इन कानूनों को ख़त्म करना कितना जरूरी है। राजद्रोह पर कि अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। और इस कानून में इसके साथ साथ अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की संप्रभुता, एकता को, अखंडता को चैलेंज करना, ये सब को कानून के अंदर किसी न किसी दाएं बाएं तोड़ मरोड़ कर जोड़ते थे। इसका कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था, टेररिज्म की व्याख्या ही नहीं थी। पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार भी है। अंग्रेजों के ज़माने का इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1914 कहता है कि आंध्र प्रदेश में एक इंस्पेक्टर के दांत बिल्कुल दूध की तरह चमकते होने चाहिए। अरे भाई, इंस्पेक्टर साहब को डंडा चलाना है या किसी अपराधी को दांत काटकर भागना है? इसके आगे सुनिए ये एक्ट क्या कहता है। एक्ट कहता है कि उस इंस्पेक्टर की छाती सिकुड़ी हुई, घुटने सटे हुए और पंजे हथौड़े की तरह हुए तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों का ये नमूना भर है। उस दौर के कानून तो ऐसे ऐसे हैं कि अगर आप पालन करने लगें तो समझिए जेल में ज़्यादा और घर परिवार के साथ कम रहेंगे। एक कानून के मुताबिक गंगा में चलने वाले बोट का टोल टैक्स 2 आना से ज़्यादा नहीं हो सकता। बता दें कि 2 आना दशकों पहले ही चलन से बाहर हो गया है। तो अब तो आप भिक्षा में 50 पैसा भी किसी को नहीं दे सकते। अगर आप देते हैं तो सामने वाला आपको 1 रुपया लौटा देगा, ये तय मानिए। अंग्रेजों के ज़माने का एक कानून कहता है कि कुछ राज्यों में पुलिसकर्मियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हवा में गिराए गए पैम्फलेट उनके इलाके में न गिरे। इस कानून का मकसद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान प्रोपेगेंडा कैंपेन को रोकना था। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत पतंगे भी एयरक्राफ्ट के दायरे में आती हैं और इनको उड़ाने के लिए भी परमिट लेना होगा। वहीं इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 के तहत अगर आपको 10 रुपये से ज़्यादा कीमत की कोई चीज़ मिलती है और आप इसके बारे में राजस्व अधिकारी को नहीं बताते हैं तो आपको जेल हो सकती है। ये सारे कानून थे भारतीयों पर शासन करने के लिए, बट आज भारत के लिए शासन है, भारत के लोगों के लिए शासन है। अब आइए जानते हैं राजद्रोह के कानून के इतिहास के बारे में। इस कानून को 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के नाम से जाना जाता है। देखा जाए तो यह कानून अंग्रेजों के समय का है, जिसका मसौदा मूल रूप से 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। चूँकि अंग्रेजों का भारतीयों पर उस समय शासन था, इसलिए भारतीयों के प्रति लोक कल्याणकारी भावना न के बराबर थी और इसीलिए अंग्रेजों ने इस कानून को ब्रिटिश ताज के लिए एक ढाल के रूप में भारतीयों के लिए इस्तेमाल किया। इस कानून का प्रयोग उस दौर में उन लोगों के खिलाफ किया जाता था जो लोग सरकार के प्रति अच्छी राय या विचार नहीं रखते थे और उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से मुखर होकर बोलते थे। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है। भारत को 1947 में आज़ादी मिली, अंग्रेज चले गए, इसके बावजूद यह कानून भारतीय दंड संहिता में बरकरार रहा। हालांकि अब ये उन लोगों पर नहीं लगाया जाता था जो सरकार के खिलाफ बोलते थे, बल्कि इस धारा का प्रयोग उन लोगों के खिलाफ किया जाता था जो इशारों, चिन्हों, संकेतों या बोलकर, लिखकर यानी किसी भी माध्यम से नफरत फैलाते हैं या भारतीय कानून या सरकारी आदेश की अवमानना करते हैं या फिर लोगों को उत्तेजित या उनमें असंतोष की भावना भड़काने की कोशिश करते हैं। भारतीय राजद्रोह कानून 1860 में आया, लेकिन इसके लिए कोई धारा निश्चित नहीं की गई। 1870 में इसे लाया गया और कहा गया कि गलती से मूल आईपीसी के ड्राफ्ट में इसे हटा दिया गया था। सेक्शन 124A के तहत राजद्रोह को संज्ञेय अपराध माना गया और इसके तहत बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को मिला। ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता की मांग करने वाले देश प्रेमियों को इस कानून के हंटर से हाँका गया और उनकी आवाज़ दबाई गई। भारत में सबसे पहले इस कानून का प्रयोग साल 1897 में बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया गया था और उन्हें 6 साल की सज़ा हुई थी।
इसके अलावा 19 मार्च 1922 को महात्मा गांधी के खिलाफ भी इस कानून का प्रयोग किया गया था। इसके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह के खिलाफ भी इस कानून का प्रयोग किया गया था। उस दौरान भी ब्रिटेन में इस कानून की बहुत आलोचना हुई थी। कई बार ये सवाल हमारे जेहन में उठता है कि राजद्रोह कानून और देशद्रोह कानून में क्या अंतर है, ये एक ही हैं या एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। आपको बता दें कि देशद्रोह कानून का प्रयोग सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ किया जा सकता है जो देश के खिलाफ किसी गतिविधियों में शामिल हों या फिर ऐसे किसी संगठन से संपर्क रखते हों जो देश के खिलाफ काम कर रही हो। इसके साथ ही आतंकी विचारधारा वाले व्यक्ति या संगठन से संपर्क रखने वाले व्यक्ति पर भी देशद्रोह का केस दर्ज होता है। वहीं युद्ध या उससे जुड़ी गतिविधियों में विरोधी देश को सहयोग करना भी देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इसमें दोषी पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, जबकि राजद्रोह की सजा मामूली है। ये अगर हम इसमें बदलाव की बात करें तो सरकार ठीक है वो धारा ही सिर्फ धारा बदलेगी, पर उसके बाद जो इसका फ्रेमवर्क है वो बहुत ही एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। और एक ये उम्मीद है कि सरकार इसके अंदर जो एक सोशल मीडिया को लेकर के है वो ऐसी बहुत ही उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी और साथ में ये करेगी कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप देश की अखंडता को भंग करने के लिए किसी भी ऐसे शब्दों का उपयोग करें कि जिससे कि देश की अखंडता पे खतरा हो। आप एक आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए, आप एक हिंसा फैलाने के लिए ऐसा कुछ भी कहें कि जो देश हित और जनहित के खिलाफ हो, तो ऐसी पूरी संभावना है कि सरकार इसको बदल देगी और एक नई धारा के अंदर इस कानून को एक स्ट्रिक्टली और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इम्प्लीमेंट करेगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक हमारे संविधान ने किया है जी, पर हमारे जुबान से ऐसा कुछ ना निकले। और दूसरा, अब ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन का जमाना है कि आप यूएस में, कनाडा में कुछ कहिए, एक रेबल, आपका देशद्रोह कोई भी ग्रुप हो, मैं नाम नहीं लूंगी, उसका जो सीधा प्रभाव है वो विद इन सेकेंड्स मैसेज आपकी पूरी कंट्री में वो फ्लोट हो जाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए सरकार को पूरा हक है। हाँ, यहाँ पे एक इस चीज की बाउंड्री को सेट करना होगा कि आपकी जो लिमिट है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, वो देश की अखंडता, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, किसी भी तरह से आपके शब्द किसी हिंसा को जन्म ना दे, हिंसा को बढ़ावा ना दे, किसी गुट में धर्म के आधार पर आपसी मतभेद पैदा ना करे कि जिससे किसी की जान का खतरा हो, लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई हार्म पहुंचाए। तो वहां पे एक लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है जब नए कानून आएंगे, क्योंकि अभी तो कल सिर्फ एक घोषणा की गई है, अभी ऐसा कोई ब्लूप्रिंट भी सामने नहीं आया है कि जिसको स्टडी करा जा सके। पर हाँ, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सरकार ने दे दिया है कि हाँ, ये सब अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब आप पहले देखिए कि जैसे किसान आंदोलन के टाइम में दंगे हुए, चाहे वो खालिस्तानियों को लेकर के कहां से कहां एक जो टूल किट का प्रोपेगेंडा चलता है कि अगर एक बाहर में जो विदेशी हैं वो देश के, हमारे देश के मुद्दों पे इंटरफेयर कर रहे हैं, चाहे वो एक फाइनेंशियली सपोर्टेड हो या किसी भी टाइप से हो, तो सरकार देखिए किन कैटेगरीज के अंदर उसको रखेगी और जो एक इसका जो फ्रेमवर्क होगा वो बहुत बड़ा होगा। और हाँ, उसका बहुत हमें ग्राउंड लेवल पे असर देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि अभी तक ये होता था कि भाई ठीक है, अगर आप एक पार्टी के हैं, आपने दूसरी पार्टी के बारे में कुछ भी गलत कह दिया तो आपके कुछ शब्द ऐसे हैं तो आपके ऊपर एकदम देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। तो यहाँ पे बहुत इन चीजों को स्ट्रिक्टली देखा जाएगा। और अभी पिछले कुछ समय में हमारे देश में भी जैसे समुदाय को लेकर के, धार्मिक समुदायों को लेकर के भी बहुत ऐसे आंदोलन भी हुए, कई जगह दंगे भी हुए, बहुत लोगों की जान भी गई। तो इस चीज को देखते हुए सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है। 18वीं शताब्दी के जो कानून है वो हम अब 21वीं शताब्दी में भी उनको ढो रहे थे। और जो मोदी सरकार का ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है कि ये इलेक्शन से कुछ समय पहले, हालांकि उन्हें भी कुछ साल लगे चीजों को समझने में, चीजों को सेटल करने में, जो सबसे बड़ा जो लकूना है
जो ये हमारे जो आईपीसी होगी, सीआरपीसी होगी, एविडेंस होगी और जो रिलेटेड कानून है जो न्यायालय के समक्ष और जितने भी मामले लंबित हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि केसेस को खत्म करने की कोई सेट टाइम लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने इस कानून पर कोई वर्क नहीं किया और इसे हटाने का फैसला जल्दीबाजी में किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ महीने पहले ही भारत के लॉ कमीशन ने राजद्रोह कानून पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि राजद्रोह से निपटने वाली आईपीसी की धारा 124(a) के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सुरक्षा उपायों के साथ इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है ताकि प्रावधान के उपयोग के संबंध में अधिक स्पष्टता लाई जा सके और धारा 124(a) के दुरुपयोग संबंधी विचार पर गौर करते हुए रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि केंद्र द्वारा दुरुपयोगों पर लगाम लगाते हुए आदर्श दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखे अपने कवरिंग लेटर में 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस ऋतु राज अवस्थी ने सुझाव दिए थे कि आईपीसी की धारा 124(a) जैसे प्रावधान की अनुपस्थिति में सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली किसी भी अभिव्यक्ति पर निश्चित रूप से विशेष कानूनों और आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें अभियुक्तों से निपटने के लिए कहीं अधिक कड़े प्रावधान हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि आईपीसी की धारा 124(a) को केवल इस आधार पर निरस्त करना कि कुछ देशों ने ऐसा किया है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करना भारत में मौजूद ज़मीनी हकीकत से आंखें मूंद लेने की तरह होगा। आयोग ने यह भी कहा कि औपनिवेशिक विरासत होने के आधार पर राजद्रोह को निरस्त करना उचित नहीं है। इसे निरस्त करने से देश की अखंडता और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। सही है, जब देश बदल रहा है तो कानून क्यों पुराना। जब ब्रिटेन में भारतवंशी प्रधानमंत्री हैं तो ब्रिटिश काल के कानून को आज हम क्यों फॉलो करें। ये नया भारत है जिसे चाहिए स्वदेशी, मेक इन इंडिया। तभी होगा हमारा देश आत्मनिर्भर और हम इस संकल्प में हम सबको एक साथ आना होगा, तभी हम होंगे एक दिन कामयाब। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया। हमने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रीना सिंह से बात की। रीना सिंह देश विदेश में कानून के क्षेत्र में काफ़ी लंबे अरसे से काम करती आ रही हैं, जिन्हें सामाजिक मुद्दों, देश के कई मुद्दों जैसे यूसीसी या अन्य कई मुद्दों पे काफ़ी बेबाकी से बोलने का काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। रीना जी, गृह मंत्री ने कल संसद में राजद्रोह की खात्मे की बात कही है, इस पे जल्द वो कानून बनाने वाले हैं। आप इसको किस रूप में देखती हैं? देखिए, ये जो सेडिशन लॉ है राजद्रोह का, ये 124 से आईपीसी के अंतर्गत आता है और इस कानून के अंतर्गत पिछले कई वर्षों में हजारों की संख्या में मुकदमे दर्ज हुए हैं और ये एक तरीके से देखे तो एक पॉलिटिकल टूल, एज अ पॉलिटिकल टूल ये यूज हो रहा था कि अगर आपने कहीं पे भी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के विरोधी पक्ष के बारे में सोशल मीडिया पे लिख दिया है, कहीं पे आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया है, तो तुरंत ही 1 घंटे के अंदर आपके अगेंस्ट इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते थे। तो अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को 124(a) आईपीसी यानी कि सेडेशन लॉ को एक अबेयंस में रख दिया और ये साथ ही बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया कि इसके ऊपर अब कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी और सरकार को राजद्रोह के कानून यानी कि 124(a) सेडिशन आईपीसी को रिव्यू करने के लिए कहा। तो बेसिकली जो कल ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जो ये राजद्रोह के कानून को खत्म करने की घोषणा की है और जिसके साथ साथ ही बाकी दूसरे लॉज को भी रिपील किया जा रहा है, तो ज्यादातर यहाँ पे जो राजद्रोह को खत्म करने के लिए जो कारण है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो इंटरफेरेंस है वो कारण है। और ताकि ये जो इसके अगेंस्ट इसका मिसयूज ना हो, लोग अपनी बात को बेबाकी से रख पाए, उस चीज को सेफगार्ड करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि इस कानून को रिव्यू किया जाए, यही एक सबसे बड़ा कारण। क्या बड़े बदलाव होंगे इस कानून के खात्मे के बाद?
देखिए, अगर हम इसमें बदलाव की बात करें तो सरकार ठीक है वो सिर्फ धारा बदलेगी, पर उसके बाद जो इसका फ्रेमवर्क है वो बहुत ही एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। और एक ये उम्मीद है कि सरकार इसके अंदर जो एक सोशल मीडिया को लेकर के है वो ऐसी बहुत ही उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी, और साथ में ये करेगी कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप देश की अखंडता को भंग करने के लिए किसी भी ऐसे शब्दों का उपयोग करें कि जिससे कि देश की अखंडता पे खतरा हो। आप एक आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए, आप एक हिंसा फैलाने के लिए ऐसा कुछ भी कहें कि जो देश हित और जनहित के खिलाफ हो, तो ऐसी पूरी संभावना है कि सरकार इसको बदल देगी और एक नई धारा के अंदर इस कानून को एक स्ट्रिक्टली और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इम्प्लीमेंट करेगी। क्योंकि देखिए, किसी भी आदमी को जी डेमोक्रेसी में ऐसा कोई भी हक नहीं होना चाहिए कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी कह दे, चाहे वो हिंसा भड़के या किसी की जान जाए। तो इस चीज के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाना बहुत जरूरी है और सरकार ने इस चीज को बहुत गंभीरता के साथ लिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार को लेके लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं और जानकारी नहीं होती है, वो बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका उनको कानून से कोई लेना तो नहीं है, लेकिन वो अपनी एक्सप्रेस करने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं इस कानून का शिकार हो जाते हैं। क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक हमारे संविधान ने किया है जी, पर हमारे जुबान से ऐसा कुछ ना निकले। और दूसरा, अब ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन का जमाना है कि आप यूएस पे, कनाडा में कुछ कहिए, एक रेबल, आपका देशद्रोह कोई भी ग्रुप हो, मैं नाम नहीं लूंगी, उसका जो सीधा प्रभाव है वो विद इन सेकेंड्स मैसेज आपकी पूरी कंट्री में वो फ्लोट हो जाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए सरकार को पूरा हक है। हाँ, यहाँ पे एक इस चीज की बाउंड्री को सेट करना होगा कि आपकी जो लिमिट है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, वो देश की अखंडता, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, किसी भी तरह से आपके शब्द किसी हिंसा को जन्म ना दे, हिंसा को बढ़ावा ना दे, किसी गुट में धर्म के आधार पर आपसी मतभेद पैदा ना करे कि जिससे किसी की जान का खतरा हो, लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई हार्म पहुंचाए। तो वहां पे एक लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है और शायद सरकार ने इसी चीज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे इन्हें दोबारा से रिपील, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रिपील किया है, पर हाँ, जो सेडिशन लॉ को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रिव्यू जरूर किया है, जिसका परिणाम है कि इन्हें बदला जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस कानून के खात्मे के बाद और नए कानून के आ जाने के बाद जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर कुछ गलत कर रहे हैं या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उन पे पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी? देखिए, बिल्कुल, ये अब जब नए कानून आएंगे, क्योंकि अभी तो कल सिर्फ एक घोषणा की गई है, अभी ऐसा कोई ब्लूप्रिंट भी सामने नहीं आया है कि जिसको स्टडी करा जा सके, पर हाँ, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सरकार ने दे दिया है कि हाँ, ये सब अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब आप पहले देखिए कि जैसे किसान आंदोलन के टाइम में दंगे हुए, चाहे वो खालिस्तानियों को लेकर के कहां से कहां एक जो टूल किट का प्रोपेगेंडा चलता है कि अगर एक बाहर में जो विदेशी हैं वो हमारे देश के मुद्दों पे इंटरफेयर कर रहे हैं, चाहे वो एक फाइनेंशियली सपोर्टेड हो या किसी भी टाइप से हो, तो सरकार देखिए किन कैटेगरीज के अंदर उसको रखेगी और जो एक इसका जो फ्रेमवर्क होगा वो बहुत बड़ा होगा और हाँ, उसका बहुत हमें ग्राउंड लेवल पे असर देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि अभी तक ये होता था कि भाई ठीक है, अगर आप एक पार्टी के हैं, आपने दूसरी पार्टी के बारे में कुछ भी गलत कह दिया तो आपके कुछ शब्द ऐसे हैं तो आपके ऊपर एकदम देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। तो यहाँ पे बहुत इन चीजों को स्ट्रिक्टली देखा जाएगा। और अभी पिछले कुछ समय में हमारे देश में भी जैसे समुदाय को लेकर के, धार्मिक समुदायों को लेकर के भी बहुत ऐसे आंदोलन भी हुए, कई जगह दंगे भी हुए, बहुत लोगों की जान भी गई। तो इस चीज को देखते हुए सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है। फिलहाल जो कानून है उसमें अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको अधिकतम कितनी सजा हो सकती है?
देखिए, वो अधिकतम 7 साल की सजा है, कई केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, पर अब जैसे कि ये कानून ही रद्द हो गया है तो उसमें अब वो चीजें इररिलेवेंट हो गई। पर हाँ, जो ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हुई थी, जो मुकदमे दर्ज हुए थे, वो तो केसेस अभी न्यायालय में लंबित है। पर इसमें सिर्फ जैसे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि इस मामले में 11 मई के बाद कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है, सिर्फ उन्हीं केसेस में एफआईआर रजिस्टर होगी जहां पे कि हिंसा और दंगे भड़काने के सरकार के पास, लोकल प्रशासन के पास ठोस सबूत है। न्याय की आस में बहुत लोग जेल में सड़ रहे होते हैं, उन्हें समय से न्याय नहीं मिल पाता है, और कई तो न्याय की आस में दम तक तोड़ जाते हैं, पूरी ज़िंदगी उन्हें न्याय नहीं मिल पाती और इस दुनिया से चले भी जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इन बेवजह कानूनों से या ब्रिटिश काल कानूनों से अदालतों में मामले बहुत ज़्यादा लंबित हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी जो एक 18वीं शताब्दी के जो कानून है वो हम अब 21वीं शताब्दी में भी उनको ढो रहे थे, और जो मोदी सरकार का ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है कि ये इलेक्शन से कुछ समय पहले, हालांकि उन्हें भी कुछ साल लगे चीजों को समझने में, चीजों को सेटल करने में, जो सबसे बड़ा जो लकूना है, जो ये हमारे जो आईपीसी होगी, सीआरपीसी होगी, एविडेंस होगी और जो रिलेटेड कानून है जो न्यायालय के समक्ष और जितने भी मामले लंबित हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि केसेस को खत्म करने की कोई सेट टाइम लिमिट नहीं है। मुकदमा दायर किया या फिर आज कोई भी आपराधिक घटना घटती है किसी युक्ति के खिलाफ, या कहीं पे भी किसी भी तरह से किसी का कोई मर्डर हो जाता है, तो ठीक है, जो बेल का प्रावधान है, आपको बेल मिल गई, आप आगे चले गए, पर कोई सेट फ्रेम नहीं है। कई बार जिंदगियां बीत जाती हैं पर कोर्ट से फैसले नहीं आ पाते। दूसरा, अगर आपका सेशन से ऑर्डर आ गया है, सेशन कोर्ट से, तो आप उच्च न्यायालय में जाते हैं, फिर आप सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। कई बार होता है कि सर्वोच्च न्यायालय दोबारा से उच्च न्यायालय में भेज देता है, तो लोगों की जिंदगी बीत जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक जरूरी है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि टाइम लिमिट सेट करें। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो इनकम टैक्स के केसेस होते हैं, जो ईयर बाय ईयर चलते हैं असेसमेंट ईयर के हिसाब से, तो वहां पे एक टाइम लिमिट सेट होती है। हालांकि वो सीआईटी अपील के पास या फिर ट्रिब्यूनल्स में ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है, पर एक टाइम फ्रेम सेट करना कि अगर आज एक कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो वहीं पे ही उसका डेट ऑफ चार्ट डिस्प्ले हो जाए, दोनों पार्टीज को कोर्ट इमीडिएटली दे दे कि अगर हाँ, जो ट्रायल होगा वो 1 महीने के अंदर खत्म होगा, आप जो सेकंड अपील है वो आप 6 महीने के अंदर डाल सकते हैं, यानी कि 6 महीने के अंदर आपको जो मेन ट्रायल कोर्ट है उसको फैसला देना होगा, और हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट में भी है, आपको 3 सुनवाई के अंदर मामले को खत्म करना होगा। तो ऐसा जब तक ठोस स्टेप्स नहीं होंगे तब तक ये जो कोर्ट के अंदर मामले लंबित हैं और जो इतना एक ढीला ढाला रवैया रहता है, तो उसमें नुकसान किसका है? आम जन का ही है, जहाँ पे लोगों का न्यायालय से एक तरह से विश्वास ही डगमगाया हुआ है। तो ये जो सरकार ने कल कदम उठाया है ये बहुत प्रशंसनीय है, और आम जन में बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं इस चीज को लेकर के, और सबसे ज्यादा कोशिश यही, और हम लोगों को भी यही उम्मीद है कि सरकार एक टाइम लिमिट सेट करेगी केसेस के निपटारे के लिए। रीना जी, कई बार आप देख रही होंगी, आप तो लोगों के बीच में रहती हैं, कोर्ट में कई बार लोग न्याय न मिलने के या फिर देर होने के चक्कर में न्याय के मंदिर में चीखते चिल्लाते भी लोगों को आपने देखा होगा। और हाल के वर्षों में देखा जाए तो न्यायालय को लेकर काफ़ी उंगलियां भी उठी हैं, बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत सारे हम लोग भी कमेंट देखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हाल के वर्षों में जो कुछ भी देखने को मिला उससे न्यायालय पर से भरोसा लोगों का धीरे धीरे कम होता जा रहा है? देखिए, न्यायालय के बारे में कुछ भी कहना वो हमारे लिए, और जुडिशरी सिस्टम पे कुछ भी कहना वो हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत, लेकिन सोशल मीडिया पे जो कमेंट आ रहे हैं या फिर जो खुलेआम जो हाल के वर्षों में भी देखा गया और 2-4 दिन पहले भी देखा गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आखिर लोगों के बीच में ऐसी चेंजिंग, ऐसे सोच में बदलाव क्यों आ रहे हैं? देखिए, अब जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एक ऐसी एक शक्ति है जो एक आमजन के हाथ में है।
चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है या कोई भी और ऐसी चीजें हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो लोग अपने जो एक्सप्रेशन है उनको बहुत फ्रीली कर रहे हैं। हाँ, कहीं अब अगर हम इसमें कहें कि कॉलेजियम सिस्टम है, जिसको लेकर के भी ये बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय रहा है। जो पहले हमारे लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस बारे में काफी कमेंट्स किए, फिर वो हटाए गए, नए लॉ मिनिस्टर आए। तो देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि संविधान के अंदर सरकार को भी चाहिए कि जो बदलनी होगी, क्योंकि न्यायालय जो है वो एक आम जन के लिए आखिरी दरवाजा रह जाता है न्याय के लिए। और अगर उस पर से भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा तो विश्वास के लिए कुछ नहीं रह जाता। और दूसरा, जैसे आपने पूछा कि आम जन इतने फ्रीली कुछ भी कह रहा है, व्यंग कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो देखिए ये सबका एक अपना सोच है, विचार है, अपना नजरिया है किसी भी चीज को देखने का। तो उस विषय में न्यायालय और खासकर जजेस के ऊपर कमेंट करना सही नहीं होगा। सोशल मीडिया को अगर देखा जाए एक एडवोकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछूं तो सोशल मीडिया को क्या अवॉइड कर देना चाहिए या उसको उसकी कुछ चीज़ों को लेके न्यायालय को भी एक सुझाव के तौर पे मानना चाहिए या फिर उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए सरकार को भी? 3 एंगल से मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। देखिए, जैसे आपने पूछा कि जो एक ट्रोलिंग है जुडिशरी को लेकर के, इसमें भी एक जो एक फाइनेंशियल सपोर्टेड है कि एक जो टूल किट चलती है, प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है सोशल मीडिया पे जो है, तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के अंदर इन लोगों को हायर कर दिया जाता है और एक खास मकसद या फिर एक खास प्रोपेगेंडा के अंतर्गत भी जुडिशरी को टारगेट किया जाता है। तो ये जो भी सरकार ने जो सेडिशन लॉ को बदला है और जो नया जो कानून आएगा उसके फ्रेमवर्क में ये भी रखा गया है कि जो फाइनेंशियल पैकेज में जो सोशल मीडिया यूज हो रहा है एज अ प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए, उस पे भी सरकार ने रोक लगाने की कोशिश की है। और अब जब कानून के जो ब्लूप्रिंट है, जो डिटेल में जब चीजें निकल के आएंगी, तो हम ये देखेंगे कि इस चीजों को सरकार बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा गंभीरता से इसको ले रही है। दूसरा, जो अगर जुडिशरी है, अगर वो चीजें लगता है जुडिशरी को भी कि हाँ न्याय संगत है, तो बिल्कुल जहां से भी हमें एक सही सुझाव मिलते हैं देश हित में, तो वो लेने चाहिए, चाहे वो जुडिशरी हो या सरकार हो, क्योंकि किसी के भी सुझाव का हमें पहले मूल्यांकन तो करना चाहिए कि वो हमारे देश हित में है, लोक हित में है। तो वो बिल्कुल सुझाव जो है उनका स्वागत होना चाहिए और जुडिशरी को भी इसके ऊपर कंसीडर करना चाहिए। और जो एक पेड ट्रोलिंग है, वो तो अब सरकार कानून ऐसे लेकर के आ ही रही है जिससे कि उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। अच्छा, मोदी सरकार को लेकर न्यायपालिका पे हमेशा आरोप लगता रहा है कि अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग भी कहते हैं, विपक्ष भी कह रहा है। तो एज ए एडवोकेट आपका इस पे क्या कहना है? क्या कभी आपने कुछ ऐसा फेस किया क्या कि कभी आपको लगा कि हाँ मोदी सरकार के कुछ नियमों के चलते या मोदी सरकार कुछ स्टेप्स के चलते आपने न्यायपालिका के क्षेत्र में कभी दखलंदाजी समझी हो सरकार की, या एज ए एडवोकेट कभी आप बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पे राहुल गांधी जी का। जो उनके रिमार्क्स थे और जो उनकी सदस्यता रद्द हुई और उसके बाद कहीं से उनको स्टे नहीं मिल पा रहा था, तो ये भी आप ये देखिए, ये भी हमारे एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। अगर मोदी सरकार का कंट्रोल होता तो उनको सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलता। लेकिन वो तो कह रहे थे कि मोदी सरकार का कंट्रोल है, इसीलिए हमें वो सांसदी में चली गई शुरू में। अगर मोदी सरकार का कंट्रोल होता तो सांसदी मिलती ही नहीं, बहाली होती ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए जुडिशरी है वो अपना काम कर रही है। जुडिशरी में कोर्ट के अंदर जो भी चलता है वो तथ्यों के आधार पर चलता है। ठीक है, आज आपको न्याय नहीं मिला तो पर ऐसा नहीं है कि आगे भी न्याय नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, अब आप देखिए कि अभी हाल फिलहाल में ही जो कश्मीरी 1990 में जो कश्मीरी एक्सोडस हुआ, उसमें जो एक अधिवक्ता थे स्वर्गीय गंजू जी, उनके भी दोबारा से मुकदमे रीओपन हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जहां पे आम जन को, माइनॉरिटीज को, कश्मीरी पंडित भी एक माइनॉरिटी थे,
जहाँ पे माइनॉरिटीज को ये लगा कि उनके हितों को की अनसुनी हो रही है, अनदेखी हो रही है, तो अब सबकी बात को सुनने का एक मौका दिया जा रहा है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ कहीं पे किसी को भी लेकर के रोक है। अगर किसी के यहाँ पे ईडी की रेड हो रही है तो आपके तथ्य आप प्रस्तुत कीजिए ना। अगर आपके पास डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स हैं, इनकम टैक्स की आपके पास रेड्स हो रही है, तो इसमें आप अपने अकाउंट्स को ठीक कीजिए। भाजपा सरकार या मोदी सरकार इसमें आपके अकाउंट्स को थोड़ी बिगाड़ रही है, तथ्य आपने प्रस्तुत करने हैं। तो वो ऐसा नहीं है। कई मामलों में देखते होंगे कि सेशन कोर्ट से ही बेल हो जाती है। कई मामलों में अब जैसे मनीष सिसोदिया जी हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उनको सर्वोच्च न्यायालय से भी बेल नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के कहे से चल रहे हैं। ये सब तथ्य प्रमाणित चीजें हैं। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पे ही न्यायालय देखता है और वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट है। अगर हम ज्ञानव्यापी का भी देखें, अब ज्ञानव्यापी का जो केस है वो अपने आप में बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और हमारे देश का ये जो डेमोक्रेसी की, जुडिशरी की, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेपरेट पावर्स का जो डिस्प्ले है वो उस चीज को दिखाता है कि आज एएसआई का सर्वे करने के लिए टीम गई, 3 घंटे के बाद जो विरोधी टीम है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्टे ले आई। तो अगर कहीं पे चीजें इन्फ्लुएंस होती तो वहां पे तो एक फुल स्टॉप लग जाता। तो ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? इतनी कानूनी जो स्टेजेस हैं उनको फॉलो करने की जरूरत ही कहाँ रह जाती है फिर? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो डे टू डे में कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो मुझे नहीं लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के जुडिशरी इफेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रिया रीना जी, आपने हमारे सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी के साथ और निष्पक्षता के साथ दिया। तो ये थी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रीना सिंह, जिन्होंने बताया कि समय बदल चुका है तो कानून को भी बदलना होगा ताकि लोगों को ज़िंदगी जीने में आसानी हो, न्यायालय का दरवाज़ा सभी के लिए सुलभ हो और न्याय तय समय में पीड़ित तक पहुँचे। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया। इंडिपेंडेंस डे यानी आज़ादी का दिन, पूरा भारत इस दिन जश्न और उत्सव मनाता है। कड़ी मेहनत और हजारों लाखों बलिदानों के बाद भारत को यह आज़ादी मिली थी। क्या आपको पता है कि दुनिया में कई और देश भी हैं जो 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे? चलिए आज उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हैं वो 5 देश। सबसे पहले उनके नामों के बारे में जानते हैं, उन देश के बारे में पता करते हैं। यह वह दौर था जब साम्राज्यवादी देश अपने गुलाम देश के लोगों पर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे और इसी अत्याचार ने समय समय पर दुनिया में क्रांति को जन्म दिया। जिस तरह भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की थी, ठीक उसी प्रकार इन 5 देशों ने भी इसी दिन आज़ादी पाई। उन देशों के नाम है उत्तर कोरिया 15 अगस्त 1945, दक्षिण कोरिया 15 अगस्त 1945, बहरीन 15 अगस्त 1971, कांगो 15 अगस्त 1960, लिंकटेनस्टाइन 15 अगस्त 1940। आइए अब जानते हैं इन देशों के बारे में, थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि इन पर किसका राज रहा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर कोरिया की। हाँ, वही उत्तर कोरिया जिसका तानाशाह किम जोंग उन है। जापान के शासक की दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद कोरियाई प्रायद्वीप को पूरी तरह से आज़ादी मिल गई, लेकिन अंदरूनी मामलों के चलते इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा उत्तरी हिस्सा कहलाया उत्तर कोरिया, दक्षिणी हिस्सा साउथ कोरिया कहलाया, यानी कि दक्षिणी कोरिया। दक्षिण कोरिया जापान की गुलामी से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुए कोरियाई प्रायद्वीप 3 साल बाद ही 9 सितंबर 1948 को 2 हिस्सों में बट गया। आज यह देश लोकतंत्र की मिसाल है और दुनिया की चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बहरीन को 15 अगस्त 1971 को ब्रिटेन की गुलामी से आज़ादी मिली। हालांकि बहरीन 15 अगस्त को अपने नेशनल डे के रूप में नहीं मनाता है, बल्कि हर साल 16 और 17 दिसंबर को बहरीन का नेशनल डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं कांगो की। 19वीं सदी में कांगो रिवर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, मार्ग था। सन 1880 में फ्रांस ने कांगो के साथ एक ट्रीटी के तहत कब्जा कर लिया,
लेकिन आज़ादी के लिए कांगो के लोगों ने आंदोलन किए और फ्रांस की तरफ से रियायती भी दी गई। आखिरकार 15 अगस्त 1960 को कांगो फ्रांस की गुलामी से पूरी तरह से आज़ाद हो गया। लिechtenstein 5 अगस्त 1940 को यह तय हुआ कि लिechtenstein का नेशनल डे 15 अगस्त को मनाया जाएगा। इसका कारण यह था कि 16 अगस्त को उस समय तत्कालीन राजकुमार प्रिंस फ्रांज जोसेफ द्वितीय का जन्मदिन था। 1989 में प्रिंस फ्रांज जोसेफ के द्वितीय के निधन के बाद इस दिन को नेशनल डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी और कैसा लगा आपको इन देशों के इतिहास के बारे में जानकर, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए मेरे साथ यानी क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार। आपने, लेकिन खड़गे साहब तो कहीं दिखे ही नहीं। मेरे को दिक्कत क्या है, एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, वो मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ पर तो मैं पहुंच ही नहीं सकता था और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। अब आजकल फिर वो होम मिनिस्टर को जाने तक फिर नहीं छोड़ते, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जाने के बाद, उसके बाद स्पीकर के बाद हम लोगों का नंबर लगता है। मैं यहाँ पहुंच ही नहीं सकता था, इसलिए मैं जो समय की अभाव से और इस प्रोटोकॉल और अपना सिक्योरिटी का जो अड़चन है, तो मेरे को तो यूं ही जैसा उनको छोड़ते हैं वैसा तो मुझे रास्ता नहीं देते, उन्होंने पार होने तक मेरे को वहीं ठहरा करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा वहां जाकर जो समय भी जाएगा और समय के ऊपर मैं यहाँ भी नहीं पहुंचूंगा, तो इसीलिए मैंने ये दोनों जगह घर के पास भी होते रहता है, सबको मालूम है, और आज यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस के पास भी होता है। ये समय के लिए मैंने वहाँ पर जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि सिक्योरिटी के वजह
वोट करते हैं और यही सच्चाई है। देश के लिए वोट करते तो जाति धर्म विशेष को वोट नहीं करते, और अगर हम ही जाति धर्म को रिजेक्ट कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये है कोइंसिडेंस की बात। और आज हम बात करेंगे तीरंदाजी की। अदिति स्वामी तीरंदाजी में भारत की नई अर्जुन बनकर उभरी हैं। मात्र 17 साल की उम्र में अदिति ने देश का गौरव बढ़ाने का वो कारनामा कर दिखाया है जिसका सपना हर खिलाड़ी देखता है। अदिति ने जर्मनी के बर्लिन शहर में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। ऐसा पहली बार है जब इस चैंपियनशिप में भारत को इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला है। अदिति की चुनौती आसान तो बिल्कुल नहीं थी। उनका सामना था उनसे भी कहीं ज्यादा अनुभवी और 2 बार की विश्व चैंपियन तीरंदाज एंड्रिया बेकेरा से, जिसे उन्होंने 50 और 147 के अंतर से हराया। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अदिति सबसे कम उम्र की सीनियर विश्व चैंपियन बन गई हैं। इससे पहले अदिति वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारत को 92 साल के इतिहास में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाली भारतीय कंपाउंड महिला टीम का हिस्सा भी रही। 1931 में शुरू हुई इस प्रतियोगिता में इतिहास में पहली बार भारत ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। महाराष्ट्र के सतारा की अदिति वर्ल्ड चैंपियनशिप के इस सीजन में 2 कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली दुनिया की पहली तीरंदाज हैं। इससे पहले अंडर 18 कैडेट कैटेगरी में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। रातों रात स्टार बनी अदिति की कामयाबी के पीछे कई वर्षों की मेहनत और संघर्ष की लंबी दास्तान है। एक सरकारी स्कूल में गणित के शिक्षक उनके पिता गोपीचंद बेटी का करियर सही रास्ते पर लाने के लिए पास के एक गांव से सतारा चले आए। गोपीचंद शुरू से ही बेटी को एथलीट बनाना चाहते थे। 12 साल की उम्र में अदिति को सतारा के साहू स्टेडियम में ले जाया गया तो ये तय नहीं था कि वो किस खेल को अपने करियर के रूप में चुनेगी और कामयाबी हासिल करना चाहती है। फिर पिता गोपीचंद ने उन्हें तीरंदाजी में दाखिल कराया। मीडिया की खबरों के अनुसार उनके पिता गोपीचंद का मानना है कि अदिति ने खेल इसलिए चुना क्योंकि ये खेल उनके अनुकूल है। उन्होंने बताया कि अदिति को, जो कि काफ़ी पतली थी,
ऐसे खेल बिल्कुल पसंद नहीं थे जिनमें शारीरिक दमखम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और एक वजह यह भी हो सकती है कि उसे तीरंदाजी पसंद थी। ये एक ऐसा खेल है जहां आदमी को बेहद कैलकुलेटिव होना पड़ता है। ऐसे ही रोचक जानकारियों और खेल की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए क्लिक इंडिया। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्लिक इंडिया। कच्चा द्वीप टापू जो कि 1976 तक भारत का एक अहम हिस्सा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब वो भारत का हिस्सा नहीं रहा। जानते हैं आज के इस टॉपिक के अंदर कि ये मामला क्या है और क्यों संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टॉपिक के ऊपर बोला। शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि इतने सालों बाद कच्चा द्वीप टापू का मामला आखिर उठा तो उठा क्यों। दरअसल विपक्षी सांसदों ने मणिपुर मामले में पीएम मोदी पर देश तोड़ने के आरोप लगाए थे। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कच्चा द्वीप को श्रीलंका को देने का मुद्दा उठा दिया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने कच्चा द्वीप को भारत से अलग करने का काम किया था, क्या तब देश को नहीं तोड़ा जा रहा था? अब सवाल आता है कि आखिर क्या हो गया था कि श्रीलंका को यह द्वीप देना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी रही थी भारत सरकार की जो उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? दरअसल 1974 से 1976 के बीच जब भारतीय पीएम इंदिरा गांधी थी, तब भारत और श्रीलंका के बीच सीमा संघर्ष चल रहा था, जिसे सुधारने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच 4 समुद्री जल समझौतों पर दस्तखत हुए। इसके तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। तब से श्रीलंका इस द्वीप पर कानूनी तौर पर अपना दावा ठोकता रहता है। 285 एकड़ में फैला ये टापू जल डमरू मध्य में एक छोटा सा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। इसके महत्व की अगर बात की जाए तो इस द्वीप का जो इस्तेमाल भारतीय मछुआरे अपने जाल सुखाने, मछली पकड़ने और आराम करने के लिए करते थे। जब यह द्वीप श्रीलंका को दिया गया तो इसके समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को यहाँ मछली मारने और जाल सुखाने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन 2009 के बाद से श्रीलंका की नौसेना ने वहां जाने वाले भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। यह मुद्दा वैसे कोई नया नहीं है, बल्कि पहले कई बार तमिलनाडु की सरकार ने इसका विरोध किया है। अब जानते हैं कि पहले कितनी बार इस मुद्दे पर विवाद खड़ा हो चुका है। 2014 में जब भारत सरकार ने एक जनहित याचिका के जवाब में मद्रास हाईकोर्ट को बताया था कि कच्चा द्वीप टापू पर श्रीलंका की संप्रभुता एक बेहद साफ और स्पष्ट मामला है। भारत के मछुआरों को इस क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। 2015 में जब श्रीलंका की प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने चेन्नई स्थित तमिल एक टीवी इंटरव्यू में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि अगर भारतीय मछुआरों कच्चा द्वीप टापू वाले श्रीलंकाई जल क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। अब जब 2023 में यह मामला सामने आया है, जब राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत मां की हत्या की है, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब सवाल आता है कि क्या पीएम मोदी ने कच्चा द्वीप टापू का मुद्दा विपक्ष के कटघरे से निकलने के लिए निकाला है या इसके पीछे कोई और वजह है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और कैसा लगा यह वीडियो ये भी बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी कि क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद। जब जब देश के अंदर राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और राष्ट्र के प्रतीकों के सम्मान की बात होती है तो देश के मुस्लिम समुदाय के बीच एक अलग आवाज उठकर सामने आती है, और वो आवाज होती है कि ये इस्लाम के विरुद्ध है। आखिर मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र के गीत से दिक्कत क्या है? ताजा मामला सामने आया है सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से। उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय का ठेका लेते हुए इस बात की घोषणा कर दी है कि भाई घर में तिरंगा लगाना जरूरी थोड़ी है, तिरंगा तो दिल में होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम से ये तिरंगे का जो मामला है, जो विवाद है, वो खड़ा कैसे हो गया। मैं बता रहा हूँ इसके बारे में आपको। असल में हुआ ये है कि पीएम मोदी की अपील के बाद बीजेपी ने देश भर में हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने देशवासियों से 15 अगस्त के दिन हर घर में तिरंगा लगाने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज देश भर में तिरंगे यात्रा को लेकर रैलियां निकाली जा रही हैं। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीजेपी सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर भी वहां मौजूद थे।
अब इस अभियान पर सपा के जो सांसद हैं उनका कहना है कि स्वतंत्रता दिवस होता है तो सब झंडा लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, जब होगा तो घर के बच्चे झंडा लगाते भी हैं, हमारे घर में झंडा लगेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर घर में झंडा लगाया जाए, क्योंकि झंडा जो है, तिरंगा जो है वो दिल में होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कभी कुछ तो कभी कुछ किसी न किसी बहाने के चलते अपने आप को मुस्लिम समुदाय और मजहब के ठेकेदार घोषित करने वाले ये नेता और मौलवी राष्ट्र की एकता के प्रतीकों के खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? क्या सच में ये मामला इस्लाम से जुड़ा हुआ है? विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद, जो कि सहारनपुर पश्चिम यूपी में स्थित है, उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाना या पढ़ना किसी भी तरह से गैर इस्लामिक नहीं माना जा सकता। यह बयान तब का है जब 2016 में कलकत्ता के एक मदरसा के प्रधानाध्यापक काजी मासूम अख्तर को कथित तौर पर छात्रों को राष्ट्रगान गाना सिखाने के लिए पीटा गया था और स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया था। वरिष्ठ मुफ्ती इस्लाम विद्वान जो इस्लामिक कानून और शरिया की शिक्षा और व्याख्या करते हैं, उन्हें कहते हैं। तो मौलाना आरिफ कासमी, जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा यह एक शर्मनाक घटना है जिसकी निंदा की जानी चाहिए उतनी कम। उन्होंने कहा हमारे राष्ट्रगान में इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है, इसे पढ़ना या गाना किसी भी तरह से गैर इस्लामिक नहीं माना जा सकता। अगर राष्ट्रगान और अन्य राष्ट्र प्रतीकों से इस्लाम को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है तो फिर यह विरोध आखिर होता क्यों है? अगर यह मामला धार्मिक होता तो आजादी के बाद जब देश के दो टुकड़े हुए तो आपको धार्मिक आजादी के साथ जाने का अवसर मिला था, लेकिन देश के मुसलमानों ने इस देश को अपना घर बताया, क्योंकि अंग्रेजों से लड़ाई धर्म के लिए नहीं हुई थी, आजादी के लिए लड़ी गई थी। और आजादी के बाद जिसको अपने नियमों और शर्तों के साथ जीना था, उन्होंने पाकिस्तान चुना और बाकियों ने हिंदुस्तान। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और अन्य प्रतीक कोई आज तो बने नहीं है, दशकों से है, आज़ादी से है। हमारे आपके पूर्वजों ने जब इसको अपनाने में दिक्कत नहीं हुई तो अब दिक्कत क्यों? क्या आपसे पहले के लोग इस्लाम नहीं जानते थे? अगर जानते थे तो फिर तब और आज में इतना बदलाव आखिर क्यों आ गया? ये सोचने और मंथन का विषय है और इन भड़काऊ धर्म के ठेकेदारों से सभी को बचना चाहिए, भले हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि ये देश हम सब का है, ये झंडा हमारा है, ये प्रतीक हमारा है, ये हमारी एकता की मिसाल है और हमें यह सदैव बना के रखनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समापन करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, जय हिंद। जब जब देश के अंदर राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और राष्ट्र के प्रतीकों के सम्मान की बात होती है तो देश के मुस्लिम समुदाय के बीच एक अलग आवाज उठकर सामने आती है और वो आवाज होती है कि ये इस्लाम के विरुद्ध है। आखिर मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र के गीत से दिक्कत क्या है? ताजा मामला सामने आया है सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से। उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय का ठेका लेते हुए इस बात की घोषणा कर दी है कि भाई घर में तिरंगा लगाना जरूरी थोड़ी है, तिरंगा तो दिल में होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम से ये तिरंगे का जो मामला है, जो विवाद है, वो खड़ा कैसे हो गया। मैं बता रहा हूँ इसके बारे में आपको। असल में हुआ यह है कि पीएम मोदी की अपील के बाद बीजेपी ने देश भर में हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने देशवासियों से 15 अगस्त के दिन हर घर में तिरंगा लगाने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज देश भर में तिरंगे यात्रा को लेकर रैलियां निकाली जा रही हैं। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीजेपी सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर भी वहां मौजूद थे। अब इस अभियान पर सपा के जो सांसद हैं, उनका कहना है कि स्वतंत्रता दिवस होता है तो सब झंडा लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, जब होगा तो घर के बच्चे झंडा लगाते भी हैं, हमारे घर में झंडा लगेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर घर में झंडा लगाया जाए, क्योंकि झंडा जो है, तिरंगा जो है, वो दिल में होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कभी कुछ तो कभी कुछ किसी न किसी बहाने के चलते अपने आप को मुस्लिम समुदाय और मजहब के ठेकेदार घोषित करने वाले ये नेता और मौलवी राष्ट्र की एकता के प्रतीकों के खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? क्या सच में ये मामला इस्लाम से जुड़ा हुआ है? विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद, जो कि सहारनपुर पश्चिम यूपी में स्थित है, उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाना या
पढ़ना किसी भी तरह से गैर इस्लामिक नहीं माना जा सकता। यह बयान तब का है जब 2016 में कलकत्ता के एक मदरसा के प्रधानाध्यापक काजी मासूम अख्तर को कथित तौर पर छात्रों को राष्ट्रगान गाना सिखाने के लिए पीटा गया था और स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया था। वरिष्ठ मुफ्ती इस्लाम विद्वान जो इस्लामिक कानून और शरिया की शिक्षा और व्याख्या करते हैं उन्हें कहते हैं। तो मौलाना आरिफ कासमी जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा यह एक शर्मनाक घटना है जिसकी निंदा की जानी चाहिए उतनी कम। उन्होंने कहा हमारे राष्ट्रगान में इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है, इसे पढ़ना या गाना किसी भी तरह से गैर इस्लामिक नहीं माना जा सकता। अगर राष्ट्रगान और अन्य राष्ट्र प्रतीकों से इस्लाम को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है तो फिर यह विरोध आखिर होता क्यों है? अगर यह मामला धार्मिक होता तो आजादी के बाद जब देश के दो टुकड़े हुए तो आपको धार्मिक आजादी के साथ जाने का अवसर मिला था, लेकिन देश के मुसलमानों ने इस देश को अपना घर बताया, क्योंकि अंग्रेजों से लड़ाई धर्म के लिए नहीं हुई थी, आजादी के लिए लड़ी गई थी। और आजादी के बाद जिसको अपने नियमों और शर्तों के साथ जीना था उन्होंने पाकिस्तान चुना और बाकियों ने हिंदुस्तान। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और अन्य प्रतीक कोई आज तो बने नहीं है, दशकों से है, आज़ादी से है। हमारे आपके पूर्वजों ने जब इसको अपनाने में दिक्कत नहीं हुई तो अब दिक्कत क्यों? क्या आपसे पहले के लोग इस्लाम नहीं जानते थे? अगर जानते थे तो फिर तब और आज में इतना बदलाव आखिर क्यों आ गया? ये सोचने और मंथन का विषय है और इन भड़काऊ धर्म के ठेकेदारों से सभी को बचना चाहिए, भले हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि ये देश हम सब का है, ये झंडा हमारा है, ये प्रतीक हमारा है, ये हमारी एकता की मिसाल है और हमें यह सदैव बना के रखनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समापन करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा जय हिंद। जब जब देश के अंदर राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और राष्ट्र के प्रतीकों के सम्मान की बात होती है तो देश के मुस्लिम समुदाय के बीच एक अलग आवाज उठकर सामने आती है और वो आवाज होती है कि ये इस्लाम के विरुद्ध है। आखिर मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र के गीत से दिक्कत क्या है? ताजा मामला सामने आया है सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से। उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय का ठेका लेते हुए इस बात की घोषणा कर दी है कि भाई घर में तिरंगा लगाना जरूरी थोड़ी है, तिरंगा तो दिल में होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम से ये तिरंगे का जो मामला है, जो विवाद है, वो खड़ा कैसे हो गया। मैं बता रहा हूँ इसके बारे में आपको। असल में हुआ यह है कि पीएम मोदी की अपील के बाद बीजेपी ने देश भर में हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने देशवासियों से 15 अगस्त के दिन हर घर में तिरंगा लगाने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज देश भर में तिरंगे यात्रा को लेकर रैलियां निकाली जा रही हैं। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीजेपी सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर भी वहां मौजूद थे। अब इस अभियान पर सपा के जो सांसद हैं उनका कहना है कि स्वतंत्रता दिवस होता है तो सब झंडा लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, जब होगा तो घर के बच्चे झंडा लगाते भी हैं। हमारे घर में झंडा लगेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर घर में झंडा लगाया जाए, क्योंकि झंडा जो है, तिरंगा जो है, वो दिल में होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कभी कुछ तो कभी कुछ किसी न किसी बहाने के चलते अपने आप को मुस्लिम समुदाय और मजहब के ठेकेदार घोषित करने वाले ये नेता और मौलवी राष्ट्र की एकता के प्रतीकों के खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? क्या सच में ये मामला इस्लाम से जुड़ा हुआ है? विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद, जो कि सहारनपुर पश्चिम यूपी में स्थित है, उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाना या पढ़ना किसी भी तरह से गैर इस्लामिक नहीं माना जा सकता। यह बयान तब का है जब 2016 में कलकत्ता के एक मदरसा के प्रधानाध्यापक काजी मासूम अख्तर को कथित तौर पर छात्रों को राष्ट्रगान गाना सिखाने के लिए पीटा गया था और स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया था। वरिष्ठ मुफ्ती इस्लाम विद्वान जो इस्लामिक कानून और शरिया की शिक्षा और व्याख्या करते हैं उन्हें कहते हैं। तो मौलाना आरिफ कासमी जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा यह एक शर्मनाक घटना है जिसकी निंदा की जानी चाहिए उतनी कम। उन्होंने कहा हमारे राष्ट्रगान में इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है, इसे पढ़ना या गाना किसी भी तरह से गैर इस्लामिक नहीं माना जा सकता। अगर राष्ट्रगान और अन्य राष्ट्र प्रतीकों से इस्लाम को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है तो फिर यह विरोध आखिर होता क्यों है? अगर यह मामला धार्मिक होता तो आजादी के बाद जब देश के दो टुकड़े हुए तो आपको धार्मिक आजादी के साथ जाने का अवसर
मिला था, लेकिन देश के मुसलमानों ने इस देश को अपना घर बताया, क्योंकि अंग्रेजों से लड़ाई धर्म के लिए नहीं हुई थी, आज़ादी के लिए लड़ी गई थी। और आज़ादी के बाद जिसको अपने नियमों और शर्तों के साथ जीना था, उन्होंने पाकिस्तान चुना और बाकियों ने हिंदुस्तान। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और अन्य प्रतीक कोई आज तो बने नहीं है, दशकों से है, आज़ादी से है। हमारे आपके पूर्वजों ने जब इसको अपनाने में दिक्कत नहीं हुई तो अब दिक्कत क्यों? क्या आपसे पहले के लोग इस्लाम नहीं जानते थे? अगर जानते थे तो फिर तब और आज में इतना बदलाव आखिर क्यों आ गया? ये सोचने और मंथन का विषय है और इन भड़काऊ धर्म के ठेकेदारों से सभी को बचना चाहिए, भले हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि ये देश हम सब का है, ये झंडा हमारा है, ये प्रतीक हमारा है, ये हमारी एकता की मिसाल है और हमें यह सदैव बना के रखनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समापन करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, जय हिंद। मेरा नाम शाश्वत, करिए अपने घर पे पढ़ाई, BCA MCA कहीं जाने के बावजूद, मतलब कहीं एडमिशन नहीं ली, कुछ भी नहीं ली और घर पे पूरी कर ली सारी पढ़ाई। तो लगा यार कि शायद अगर भैया कर सकते हैं, चलो अगर खुद भी कर लेंगे तो हो ही जाएगा, नहीं हुआ तो फिर भैया तो है ही। तो ऐसे धीरे धीरे मुलाकात होती थी, क्योंकि अब 10th है, इंजीनियरिंग है, तो फिर वो आप उतने बड़े होते हो, आपको चीज़ें समझ आती है, फिर आप भैया से भी बात करते हो। तो वो बातें, मुलाकातें एक तरह से ऐसे बढ़ गई कि रोज़ घर आना, भैया चलो वॉक करने चलते हैं। तो ऐसे हमारी दोस्ती शुरू हुई। ऑलमोस्ट कुछ 15 साल पहले रोज मिलना, रोज बातें करनी, भैया को बताना पूरे दिन में क्या खुराफात मचाई, किस किस के जाके लगाई, क्या नहीं किया, इनके साथ हंसी मजाक करना। हम सारे दोस्त इकट्ठे होते थे, भैया को बिठाते थे अपने साथ और ऐसे होता था कि हम कुछ ना कुछ प्लान बनाते थे कि यार आज चलो ज़ाहिर किसी और गली में जाएंगे। अरे कि अब मैं अब ज़्यादा तो नहीं बोल सकता कि अब भैया के साथ हमने हर चीज़ शेयर करी अपनी। मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि इतना मेरे घर वालों को शायद मेरे बारे में नहीं पता होगा जितना इस बंदे को मेरे बारे में पता होगा। चाहे वो चीज़ मेरी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो मेरी ऑफिशियल लाइफ है, चाहे मेरी लाइक डीप पर्सनलाइज जो होते हैं, जो बंदा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, सीक्रेट्स होते हैं हमारे। तो वो हम सारे जितने भी थे, हम यार दोस्त, हम 3 या 4 यार दोस्त थे, हम जितने भी सीक्रेट्स होते थे सारे भैया के साथ शेयर करने आते थे। मुझे जब ये इंटरव्यू के लिए भैया ने फ़ोन किया कि यार शाश्वत तुम बैठोगे साथ में और तुम बताओगे, तो मुझे एक बार के लिए डर लगा यार मुंह से कुछ और ना निकल जाए, कि हमने पता नहीं कितनी सारी बातें करी हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि एक बंदे की लाइफ में गर्लफ्रेंड्स कितनी होती हैं कोई नहीं बता सकता, अगर पर मैं भैया को पूछूंगा तो एग्जैक्ट नंबर बता देंगे। इतना तक हो सकता था। मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या बनना है, कुछ भी होता था, सुमित भैया जिंदाबाद। अगर कहीं कुछ कांड करा है, सुमित भैया जिंदाबाद। मेरे को अभी भी याद है, राहुल गाड़ी चला रहा था, ठीक है, हम ये 16 वाली लाइन से अंदर आ रहे थे, सामने बाइक वाला पता नहीं क्या कर रहा था, वो आके सीधा गाड़ी में बजा मारी। अब गाड़ी हम चला रहे हैं, पहली बार चला रहे हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब घर पे क्या बोलेंगे। तो सुमित मेहता एक तरह से एक AI मॉडल की तरह चलते हैं। आप उनसे जैसे जैसे बात करोगे आपको वो एग्जैक्ट आइडिया दे देंगे, यार तू ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। मेरे को भी शुरू में भूत चढ़ा। जिसमें जितनी हिम्मत होती है वो उतने मौसम के सितम सहता है। पत्ते गिरते रहते हैं लेकिन पेड़ खड़ा रहता है। जीवन के संघर्ष को जीने वाले सुमित मेहता आज हमारे साथ हैं। सुमित जी, क्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1983 में आपने जन्म लिया और अब है 2023, एक लंबा अरसा। क्या रही कहानी, अब तक के सफर के बारे में बताइए। अगर एक लाइन में कहूँ तो सफर बहुत ही सुंदर रहा और बहुत ही अच्छा रहा। और इस सफर को देखने के 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं। अगर एक आम व्यक्ति मुझे देखेगा या मेरे जीवन को देखेगा तो पहला जो एक नेचुरल परसेप्शन होता है ह्यूमंस का, वो होता है नकारात्मक सोच का, नेगेटिव थिंकिंग, कि जीवन बहुत कठिन होगा, बहुत मुश्किल होगा, कैसे करते होंगे मैनेज। और एक हो सकता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। मैं आपको यही कह सकता हूँ कि मैं अपने जीवन को लेकर हमेशा से बहुत ही सकारात्मक रहा हूँ और जीवन बहुत ही सुंदर रहा है। जीवन में जितने भी लोग मिले हैं वो बहुत ही अच्छे मिले हैं। लेकिन संघर्ष की अगर मैं बात करूं तो ख़ास तौर पे जिस समय की हम बात कर रहे हैं, 1983 की, जब मेरा जन्म हुआ,
तो असली संघर्ष तो मेरे माँ बाप ने किया है, क्योंकि जैसे ही एक्सपेक्टेशन तो नहीं होती किसी भी पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे में किसी भी किस्म की शारीरिक या मानसिक असक्षमता हो सकती है। तो लेकिन जब ये हुआ तो उनके लिए तो ये शौक था बिल्कुल एक तरह से। तो वो कितना जल्दी वो इस चीज़ से बाउंस बैक हुए, रिकवर किया, समय लगा उन्होंने। हर तरह के डॉक्टर्स को उन्होंने मुझे दिखाया, टॉप के टॉप डॉक्टर्स थे, सब डिपार्टमेंट्स में मुझे दिखाया गया, क्योंकि मेरी जो ये डेफिशिएंसी है इसका फॉर्मल डायग्नोसिस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन डॉक्टर्स का कहना यही था कि दिस इज समथिंग लाइक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और कंजेनिटल मायोपैथी। तो सब जगह टेस्ट हुआ, मतलब सब लोगों ने टेस्ट तो किए, लेकिन कोई एकदम ठोस जिसे कहते हैं ना पकड़ में नहीं आ पाई वो चीज़। तो हर तरह के डॉक्टर्स को दिखाया गया और पेरेंट्स को क्योंकि आस होती है कि बच्चा किसी भी तरीके से ठीक हो जाए, तो जो झोला बाबाज होते हैं या इस तरह के होते हैं हकीम वगैरह सबको दिखाया गया। तो लेकिन जो टॉप के हमारे पीजीआई के डॉक्टर थे, डॉक्टर भक्कू था उनका नाम, तो उन्होंने मुझे देख के मेरे पेरेंट्स को सीधे सीधे ये बात कह दी थी कि आप इस बच्चे को इलाज जो है इसका मत ढूंढें, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है एंड यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो लेकिन पेरेंट्स फिर भी कुछ साल कोशिश करते रहे। तो लेकिन ये है कि धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाती है। लेकिन शुरुआती 5-6 साल अगर आप ये कहें, संघर्ष की हम बात कर रहे थे, तो संघर्ष मेरे लिए उतना नहीं था क्योंकि मेरे को भी अवेयरनेस नहीं थी उस चीज़ की। बच्चे को क्या पता होता है, छोटे बच्चे को क्या मालूम है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। और मेरा ज़्यादा लगा क्योंकि मेरे फिर प्लास्टर वगैरह थे और ट्रीटमेंट्स वगैरह चल रहे थे, और मैं क्योंकि बैठ भी नहीं सकता था उस समय में, तो फिर ज़्यादा कन्फाइनमेंट थी बाकी बच्चों के मुकाबले। तो धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं। तो मेरा संघर्ष तो बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन असली संघर्ष उन दिनों में मेरे पेरेंट्स का था, और जिस तरीके से फिर उन्होंने मुझे बड़ा किया तो उसी का ही नतीजा है कि आज मैं आपके सामने हूँ और इस तरह से मैं बात कर पा रहा हूँ। परिवार का सपोर्ट रहा आपके साथ, और क्या खास मोटिवेशन आपको मिली ये अब तक इतनी आपने कामयाबी हासिल की जीवन में, आपने संगीत सीखा? मध्य प्रदेश के पेशाब कांड के बाद अब राजस्थान के जयपुर में भी पेशाब कांड का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक दलित शख्स ने डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज पर मारपीट करने